आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता है। ऐसी ही कुछ चीजें हैं जिन्हें व्यक्ति के जन्म होने से पहले गर्भ में लिख दी जाती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के द्वारा व्यक्ति को सफल और खुशहाली जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने भूत, वर्तमान से लेकर भविष्य में काम आने वाली हर एक बात को विस्तार से बताया है। आमतौर पर चाणक्य ने अपनी नीतियों में कई ऐसी बातें उजागर की हैं जिन्हें काफी लोग मानना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उनकी हर एक बात का कोई न कोई तात्पर्य जरूर होता है। आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक में ऐसी चीजों के बारे में बताया है जो मां के गर्भ में ही उसके भाग्य में लिख दी जाती है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि एक बच्चा कई चीजें अपनी तकदीर में लिखाकर ही पैदा होता है। आयु, कर्म, वित्तंच विद्या निधनमेव च पंचैतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से व्यक्ति को बताया है कि एक व्यक्ति आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निधन को अपने भाग्य में तभी लिख दी जाती है जब वो गर्भ में होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक व्यक्ति की आयु की सीमा उसके जन्म लेने से पहले लिख दी जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक व्यक्ति के भाग्य में विद्या को लेकर भी लिख दिया जाता है कि वो कितनी हद तक ग्रहण कर सकता है। अगर वो उस लिमिट तक पहुंच जाता है और अपने भाग्य से लड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक कर्मों का हिसाब आपके पिछले कर्म से लगाया जाता है। इसी के आधार पर आज के जीवन पर फल लिख दिया जाता है। इसी के कारण कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि गलत करने से व्यक्ति को अगले जन्म में मानसिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वित्त यानी आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति के गर्भ में ही लिख दी जाती है। किसी भी व्यक्ति को भाग्य से ज्यादा धन लाभ नहीं मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के भाग्य में लिखा है कि वो एक साधारण जीवन जीने के बराबर धन कमा सकता है, ऐसे में फिर वो चाहे जितना भी ज्यादा मेहनत कर लें, लेकिन धन लाभ नहीं होगा। अगर धन लाभ हुआ तो वो किसी न किसी तरह से समाप्त हो जाएगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति के भाग्य में ये बात भी गर्भ में लिख दी जाती है कि उसका निधन कब और कैसे होगा। ऐसे में वो चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन उसका निधन किस तरह होगा इसका निर्धारण पहले ही हो चुका होता है। ये 7 बातें सीख लो, अंदर से मजबूत बना देगी। दोस्तों, किसी नगर में सोहन नाम का एक युवक रहता था। सोहन अपने हर एक कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करता था और कभी भी वो किसी को निराश नहीं होने देता था। सोहन स्वयं कितना भी बिजी क्यों ना रहे, लेकिन अगर कोई उससे कोई काम करने को कह देता था तो वो उस व्यक्ति का काम जरूर करता था। अगर उसे किसी से कुछ राय भी मांगनी पड़ती थी तो वो तरह तरह के लोगों से उनकी राय जरूर लेता था, जिसकी वजह से उसका कभी भी कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता था। सोहन जब कोई कार्य करता, जब उसको समझ में नहीं आता कि इस कार्य को कैसे करना है, तो अपने दोस्तों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से या उससे जो बड़े लोग थे उनसे उनकी राय जरूर मांगता था। उनसे कहता कि बताइए इस काम को कैसे किया जाए, तो सब लोग उसे तरह तरह की राय देते रहते थे और जब सोहन सभी लोगों के मशवरों को अपनाता तो वो फेल हो जाता था। वो अपने काम में सफल ही नहीं हो पाता था। आज उसके पड़ोसी ने बोला कि सुबह इस काम को इस तरीके से करो तो सफल हो जाओगे। सोहन ने वैसा ही किया, लेकिन उस काम में सफलता नहीं मिली। उसकी जो समस्या थी वो हल ही नहीं हो पा रही थी। फिर उसने अपने दोस्त से पूछा, तो दोस्त ने उसकी परेशानियों का हल करने के लिए एक दूसरा तरीका बताया। सोहन ने जब उस तरीके को भी अपनाया तो भी वो उस कार्य में सफल नहीं हो पाया। यानी लोगों ने सोहन की समस्याओं को हल करने का जैसा भी तरीका बताया, सोहन ने वैसा ही किया, लेकिन उसके कभी भी कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाए थे, न ही वो कभी भी किसी काम को सही समय पर समाप्त कर पाता था। अंत में हताश, निराश होकर कि वो ऐसे ही घर की 4 दीवारी पर बैठा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसकी माता ने कहा कि सोहन, अब तुम किसी और से नहीं पूछोगे। तो सोहन ने कहा कि माँ, मैं अब किसी से नहीं पूछूंगा, अब तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं।
उसके पिता ने जब सोहन को निराश होते हुए देखा तो सोहन से कहा कि तुझे तो अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करना है। लोग जैसा कहते हैं तू वैसा ही करता रहता है। तरह तरह के तरीके तू अपनाता है, लेकिन एक भी तरीका तेरा सही नहीं होता है। ना ही वो तेरा तरीका उस काम को पूरा करने में तेरी मदद करता है। सोहन इस बात से बहुत परेशान हो गया था और निराश भी था, लेकिन उसको कोई भी सही राय नहीं दे पाता था। उसके गांव से थोड़ी दूर एक बौद्ध महात्मा अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। सोहन ने सोचा कि चलो चलते हैं, उन बौद्ध महात्मा के पास जाता हूं। वही मुझे कुछ तरीका बताएंगे जिससे कि मैं अपनी मुसीबत से निपट सकूं। अगले दिन सोहन सुबह के समय और बौद्ध भिक्षु से मिलने पहुंच जाता है। वो महात्मा के आश्रम में पहुंच जाता है और वो आश्रम के बाहर एक चबूतरे पर बैठ जाता है। सोहन उन बौद्ध भिक्षु का उस कुटिया से बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद महात्मा कुटिया से बाहर निकलते हैं। उनकी नजर उस चबूतरे पर बैठे सोहन पर पड़ती है तो बौद्ध भिक्षु समझ जाते हैं कि ये लड़का वास्तव में परेशान है, जिसकी वजह से वो यहाँ आया है और इसे मेरी जरूरत है। जैसे ही सोहन ने महात्मा को देखा तो चबूतरे से उठ खड़ा हुआ और बौद्ध भिक्षु के चरणों में प्रणाम करके कहता है कि हे गुरुवर, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही परेशान हूं। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मैं जब भी कोई कार्य करने की सोचता हूं तो मैं कर ही नहीं पाता, और जब मैं उस कार्य को करने के लिए तरह तरह के लोगों से उनकी राय मांगता हूं तो हर कोई मुझे एक अलग तरीका बता देता, और जब मैं उसके तरीके को अपनाता तो अक्सर मैं फेल हो जाता हूं। मैं कभी भी कोई कार्य को सही समय पर समाप्त ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैं हार गया हूं। अब ना तो मुझे कोई नया कार्य करने का मन करता और ना ही मेरे दिमाग में कुछ नए विचार उत्पन्न होते हैं। मैं कोई भी काम करने की सोचता हूं लेकिन हो ही नहीं पाता। गुरुवर, कुछ उपाय बताइए ताकि मैं जो भी काम करने की सोचूं उस काम को पूरा कर सकूं। गुरुवर, कुछ ऐसा तरीका बताइए जिसकी मदद से हम अपने काम को बड़ी ही आसानी से कर सकूं और हम कोई भी कार्य को करने के लिए किसी दूसरे के पास न जाएं, यानी हम अपने कार्य को खुद से ही कर लें। महात्मा कहते हैं कि सोहन बेटा, हम तुम्हारी सारी समस्याओं को समझ चुके हैं। हम तुम्हारी सारी समस्याओं का निराकरण अवश्य कर देंगे। तुम यहाँ बैठो, अभी हम चिड़ियों को दाना देकर और पौधों को पानी देकर आता हूँ। फिर वो महात्मा थोड़ी देर बाद वापस सोहन के पास आते हैं और सोहन को बैठने के लिए कहते हैं। वो खुद अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और सोहन से कहते हैं कि सोहन, प्रकृति ने तुम्हें 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं और एक नाक, और तुम्हारे पास मस्तिष्क भी है। ये सब तुम्हें प्रकृति ने क्यों प्रदान की है? ताकि तुम अपने दिमाग से अच्छा सोच सको, कानों से अच्छा सुन सको और आंखों से अच्छा देख सको और अपने हाथों से अपने कार्य को कर सको। इसलिए प्रकृति ने तुम्हें इतने अच्छे अच्छे अंग दिए हैं, तुम्हारे शरीर को इतनी अच्छी तरीके से बनाया है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अगर तुम्हारा हाथ काम करना बंद कर दे तो इसको लकवा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे हाथ को लकवा मार गया है, वो हाथ काम नहीं कर पाएगा। यही हाल हमारे दिमाग के साथ होता है। अगर हम अपने दिमाग का उपयोग कम करेंगे तो हमारे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति कम होने लगेगी। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, और जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा तो हम किसी भी चीज को अच्छे तरीके से सोच ही नहीं सकते। फिर बहुत महात्मा आगे कहते हैं कि सोहन, अगर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं करोगे तो कमजोर जरूर हो जाएगा। मान लो कि अगर तुम अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचते हो, जबकि प्रकृति ने तुम्हें एक अच्छा खासा मस्तिष्क दिया है ताकि तुम कुछ सोच सको, अपने लिए कुछ अच्छा निर्णय ले सको, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी काम करना रहता है तो तुम अगर दूसरों से पूछोगे या दूसरा कोई अलग अलग तुम्हें तरीका बताए और तुम उन तरीकों को अपने जीवन में पालन करोगे तो तुम अवश्य ही फेल हो जाओगे, क्योंकि दूसरे को नहीं पता होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। तुम यही गलती करते थे कि तुम्हें कुछ भी कार्य करना होता तो तुम हमेशा दूसरों से पूछते रहते थे और हर कोई तुम्हें उस काम को करने के लिए अलग अलग तरीका बताता था और तुम हर एक लोगों के तरीके को अपनाते रहते थे, जिससे तुम्हारा कार्य पूरा ही नहीं हो पाता।
बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि सोहन, पहले तो तुम अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। चीज को खुद से सोचो कि किसी कार्य को किस तरीके से हम कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से तुम कार्य का चुनाव करो। तुम अवश्य उस काम में सफल हो जाओगे। महात्मा कहते हैं कि सोहन, हम तुम्हें खुद का मालिक बनने के लिए कुछ तरीके बता रहे हैं, जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। तुम पहले खुद का मालिक बनो। अगर तुम खुद का मालिक बन गए तो जीवन में तुम जो भी निर्णय लोग, तुम्हारे सारे निर्णय सही होंगे। इसलिए मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। महात्मा कहते हैं कि खुद का मालिक बनने का पहला तरीका है कि अपने विचारों का निरीक्षण करो। महात्मा कहते हैं कि सोहन, अगर तुम्हें खुद का मालिक बनना है, अर्थात जैसा ही तुम सोचो तुम्हारी बॉडी वैसा ही कार्य करें और तुम्हारी जिंदगी में वो सारी चीज घटित होने लगे जो तुम पाना चाहते हो, तो पहले अपने दिमाग में आने वाले विचारों का निरीक्षण करो। मतलब कि तुम्हें जो कार्य करना है, जब तुम उस काम को करने के बारे में सोचोगे कि इस कार्य को कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, तो तुम्हारे दिमाग में तमाम तरह के विचार आएंगे। ऐसे में तुम तुरंत एकांत में चले जाओ और तुम अपने हर एक विचार पर जो तुम्हारे दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं, उसका एक एक करके निरीक्षण करो कि कौन सा विचार, कौन सी तरकीब जो हमारे दिमाग में उत्पन्न हो रही है। अगर हम उसको अपनाते हैं तो सही हो सकता है, अर्थात हम सफल हो सकते हैं उस तरीके से। महात्मा कहते हैं कि सोहन, तुम्हारे दिमाग में कई सारे विचार आएंगे, फिर तुम उन विचारों को एक एक करके उनका निरीक्षण जरूर शुरू करो। जब तुम ध्यानपूर्वक अपने विचारों का निरीक्षण करोगे तो धीरे धीरे कई सारे विचार जो फालतू के हैं वो तुम्हारे दिमाग से दूर होने लगेंगे, और जो काम का विचार है वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, और फिर तुम उस विचार का सहारा लेकर अपने उस कार्य को करने की कोशिश करो, और तुम ये पाओगे कि धीरे धीरे तुम उस काम को करने में सफल हो रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग का अपना विचार है। वो तुम्हें एक सही राह दिखाएंगे। तुम अपनी क्षमता के हिसाब से ही सोच पाओगे और तुम ये महसूस करोगे कि तुम्हारा काम पूरा हो गया। इसलिए सोहन, जब भी तुम्हें कोई कार्य करना हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में सोचो, फिर तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार उत्पन्न होंगे। फिर उन एक एक विचारों पर निरीक्षण करो कि कौन सा विचार या कौन सी तरकीब जो तुम्हारे दिमाग में जन्म ले रही है वो तुम्हें तुम्हारे कार्य के लिए बेहतर साबित होगी। ये कार्य एकांत में करो। महात्मा सोहन से कहते हैं कि सोहन, खुद का मालिक बनने के लिए दूसरा तरीका है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि कभी कभार इंसान बहुत भावुक हो जाता है अपने काम को करने के लिए, या यूं कहें कि नर्वस हो जाता है। इससे क्या होता है कि वो घबराने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो इस काम को कर पाएगा कि नहीं। महात्मा ने कहा कि सोहन, मान लो तुम्हें राजा के यहाँ उसकी सेना में नौकरी करनी है, और तुम उसके यहाँ जब जाओगे और जब राजा के अधिकारी तुम्हारा परीक्षण करेंगे तो हो सकता है कि तुम घबराने लगो, तुम नर्वस हो जाओ, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो अधिकारी तुम्हें सेना में भर्ती ही ना करें। महात्मा एक और उदाहरण समझाते हुए कहते हैं कि मान लो राजा के यहाँ तीरंदाजी प्रतियोगिता हो रही है। अगर तुम उस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हो तो होता क्या है कि लोग अक्सर नर्वस हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम भी यही कार्य करोगे तो तुम भी नर्वस हो जाओगे, तो तुम्हारा प्रदर्शन खराब होने लगेगा, और हो सकता है कि उस खराब प्रदर्शन की वजह से तुम उस खेल को जीत ना पाओ और तुम उस प्रतियोगिता से ही बाहर हो जाओ। बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार कई बार होता है कि हम भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, जिससे कि जो चीज सही होने को रहती है वो खराब होने लगती है। इसलिए सोहन, अगर तुम्हें अपने काम को सफल बनाना है तो तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि सोहन, खुद का मालिक बनने का तीसरा नियम है, किसी अच्छे और कामयाब इंसान से सलाह लो। महात्मा कहते हैं कि सोहन, अगर मान लो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस काम को कैसे किया जाए, तो तुम हर किसी से सलाह मत लो। तुम किसी अच्छे और सफल व्यक्ति से उस काम के बारे में जानकारी ले सकते हो। ऐसे में होगा क्या कि वो अपना अनुभव तुम्हें बताएगा, और जब सबसे अच्छा व्यक्ति तुम्हें अपना अनुभव बताएगा तो तुम्हारे दिमाग में उसी का विचार बार बार आता रहेगा, और फिर तुम अपने काम को बेहतर तरीके से कर लोगे। जब तुम तमाम लोगों से तरह तरह के विचार, आइडिया लेते रहोगे तो तुम्हारा मन अपने कार्य पर ध्यान ही नहीं लगा पाएगा।
क्योंकि लोग तरह तरह के विचार तुम्हारे दिमाग में डाल देते हैं और तुम एक भी विचार पर सही से ध्यान ही नहीं दे पाओगे। तो ऐसे में होगा क्या कि तुम्हारा वो कार्य सफल ही नहीं होने वाला है और तुम कंफ्यूज भी हो जाओगे। इसलिए ज्यादा सही है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लो जो कि तुम्हारे उस फील्ड का माहिर है। फिर देखना कि तुम्हारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे। महात्मा कहते हैं कि लोग अक्सर यही गलतियां करते हैं कि तरह तरह के लोगों से सलाह लेते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सलाह या कौन सी तरकीब का अपनी जिंदगी में पालन करें कि वो उस काम को सफल तरीके से समाप्त कर सके, और कंफ्यूजन ही उन्हें असफलता की तरफ ले जाती है। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि सोहन खुद का मालिक बनने का चौथा तरीका है कि खुद पर विश्वास रखो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सोहन कई बार होता है कि कुछ लोग कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा नहीं रहता कि उस काम को कर पाएंगे कि नहीं। और होता क्या है कि उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर वो आगे ना तो सफल हो पाते हैं और ना ही उस काम को पूरा कर पाते हैं। इसी वजह से जरूरी है कि तुम खुद पर विश्वास रखना। भले ही तुम्हारे अंदर लाख कमियां हो, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो विश्वास ही तुम्हें सफलता के द्वार पर ले जाएगा। तो खुद में विश्वास बनाए रखना। महात्मा आगे कहते हैं कि खुद का मालिक बनने का पांचवा तरीका है अपनी ऊर्जा लक्ष्य को पाने में लगाओ। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि सोहन तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छी तरकीब है, अच्छी सोचने समझने की क्षमता है, अच्छा दिमाग तुम्हारे पास है, लेकिन अगर तुम इन सब का उपयोग एक साथ अपने लक्ष्य में नहीं लगाओगे तो तुम्हारी ऊर्जा बंट जाएगी, और जब तुम्हारी ऊर्जा अलग अलग जगहों पर बंट जाएगी तो तुम कितने भी शक्तिशाली हो तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाओगे, क्योंकि उस लक्ष्य को पाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी तुमने वो ऊर्जा तो सारी अलग अलग जगहों पर खर्च कर दी, तो तुम कहां से अपने लक्ष्य को भेद पाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें अपने लक्ष्य को भेदना है तो अपनी ऊर्जा सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने में लगा दो। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि लोग अक्सर यही गलतियां कर देते हैं कि लोग सोच तो लेते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है, लेकिन वो अपनी ऊर्जा को अलग अलग दिशा में बांट देते हैं। उनकी ऊर्जा बंट जाती है और फिर वो अपने लक्ष्य की तरफ, और फिर वे लोग अपने लक्ष्य की तरफ थोड़ी सी ऊर्जा लगा पाते हैं, जिससे होता क्या है कि जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी उन्हें उस लक्ष्य को पाने में वे लोग उतनी ऊर्जा दे ही नहीं पाते हैं। और यही वजह रहती है कि लोग अक्सर अपने कार्य में असफल हो जाते हैं। इसलिए स्वयं तुम्हें भी ये गलती नहीं करनी है। तुम्हें अपनी सारी की सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने में लगानी है। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि अपने दिमाग का मालिक अर्थात खुद का मालिक बनने का छठा तरीका है कि ध्यान करने की आदत डालो। महात्मा कहते हैं कि अपने दिमाग को नियंत्रित करने का यह सबसे बढ़िया तरीका है। जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे बस में रहेगा, अर्थात तुम जो सोचोगे तुम्हारी बॉडी वही काम करेगी, तो यकीनन आने वाला समय तुम्हारे लिए अनुकूल होगा। लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा भागता रहता है, उनके दिमाग में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, लेकिन लोग अपने विचारों पर नियंत्रण ही नहीं कर पाते हैं। इस वजह से होता क्या है कि उनका ध्यान तरह तरह की दिशाओं में बंट जाता है और वो एक ही कार्य पर सही तरीके से ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। इसलिए सोहन तुम्हें सबसे पहले ध्यान करने की आदत डालनी होगी। ध्यान से होगा क्या कि तुम्हारा मन और मस्तिष्क दोनों खुद तुम्हारे हिसाब से चलेगा, और जब तुम्हारा मन और मस्तिष्क खुद तुम्हारे हिसाब से चलेगा तो तुम पूरी एकाग्रता के साथ अपने काम को कर पाओगे। और जब तुम्हारा मन एकाग्र रहेगा तो तुम्हारी सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है कि जब तुम अच्छा सोच पाओगे तो तुम्हारे काम भी अच्छे तरीके से संपन्न होंगे। इसलिए जरूरी है कि ध्यान करो, और ध्यान से तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा मस्तिष्क दोनों तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि खुद का मालिक बनने का सातवां तरीका है अपने दिमाग में अच्छा और सकारात्मक विचार पैदा करो। जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें ही सोचते रहते हैं, वे पतन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, उनकी ऊर्जा विखंडित होने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक रहता है और सकारात्मक बातें सोचता है,
तो उसका पूरा शरीर और पूरी ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जाओं से भरी रहती है। भले ही तुम कितने ही नकारात्मक वातावरण में रह रहे हो, लेकिन नकारात्मक वातावरण में रहते हुए भी खुद को सकारात्मक से भर दो। खुद के दिमाग में सकारात्मक बातें सोचो। धीरे धीरे होगा क्या कि जब तुम सकारात्मक बातें सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में सकारात्मक विचार मिलेंगे, जिससे तुम्हारी ऊर्जा बढ़ने लगेगी और उस सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। इसलिए जीवन में सकारात्मक रहना बहुत जरूरी होता है। जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हो और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे तुम हमेशा दूरी बना लेना। कई बार होगा क्या कि जब तुम अपनी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने लगोगे तो कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होगी। वो तुम्हें हमेशा नीचा गिराने की कोशिश करेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि लोग तुम्हें गंदी गंदी आदतों से भरने की कोशिश करेंगे ताकि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। तो सावधान रहना ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों को पहचान कर तुम उनसे दूरियां बना लेना, भले ही वो तुम्हारा कितना भी करीबी मित्र क्यों ना हो। जब सकारात्मक विचार तुम्हारे दिमाग पर हावी होगा तो तुम जो सोचोगे वही तुम्हारी जिंदगी में घटित होगा। लेकिन अगर नकारात्मक विचार तुम्हारे दिमाग में ज्यादा आ गए तो वो तुम्हें अपने हिसाब से चलाएगा, अर्थात तुम उसके गुलाम रहोगे। तुम खुद से कभी भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हारे नकारात्मक विचार ही तुमसे सब कुछ करवाएंगे। तुम चाह कर भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे रहोगे, सकारात्मक विचार सोचोगे, तो तुम जो सोचोगे तुम्हारा दिमाग वही कार्य करेगा, अर्थात तुम्हारा दिमाग तुम्हारे वश में रहेगा। या यूं कहें कि तुम अपने दिमाग के मालिक बनोगे। तो सोहन, अगर तुम मेरी इन 7 तरीकों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो यकीनन तुम अपने दिमाग के मालिक जरूर बनोगे। और इस नियम को तुम आज से ही अपनाना शुरू करो, क्योंकि अगर आज से ही तुम इस काम को अपनाओगे तो तुम्हें इसकी आदत जल्द पड़ जाएगी और जल्द ही तुम्हें इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। और अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो तुम समय समय पर मेरे से मिलते रहना, ताकि जब तुम कमजोर पड़ने लगे तो हम तुम्हारे अंदर एक उत्साह भर सके। सोहन भिक्षु के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता है और वो अपने घर वापस आ जाता है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि अगर आप इन सभी 7 नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीनन आपको अपने दिमाग के मालिक जरूर बनेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।